नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आज शुरुआत एक मां के दर्द से जिनके आंसू सूख भी नहीं रहे हैं। इस मां ने अपने 10 साल के बेटे को लापरवाही के कारण खो दिया। घर से निकलते ही स्कूल के लिए सबसे महफूज समझी जाने वाली बस के अंदर ही बच्चे को चोटें आईं। बताया गया कि गाजियाबाद के मोदी नगर में इस बच्चे ने स्कूल बस में ही दम तोड़ दिया। परिवार वालों का आरोप है कि मौत बस के ड्राइवर और प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुई है। यही नहीं, बच्चे की मौत के बाद जब परिवार वालों ने कार्रवाई करने के लिए रोड जाम किया तो एसडीएम को धमकाते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ है। कोई चीज समझती नहीं हो यार, समझे कोई चीज समझे भैया, समझाओ मैम, समझाओ। कितनी बार समझाऊं, क्या समझाना है? तीनों जो है नहीं होगा, नहीं जो नहीं होता है, साथ में हो गया नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तीनों लोगों ने इतनी देर से समझा रही हूँ, आप समझ हमारी होगी। ये आज सूचना मिली थी सुबह कि एक बच्चा है जो कि 5वीं कक्षा का छात्र है, स्कूल बस में बैठा हुआ था तो किसी भी कारण से उसके हेड इंजरी हुई, बस किसी चीज़ में टकराई तो उसके बाद से हेड इंजरी के बाद से उसका अधिक रक्त बह जाने के कारण उसको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें जो ड्राइवर है उसको हम लोग लगे हुए हैं तलाश करने के लिए, और अन्य जो भी लोग थे कुछ लोगों को इसमें मामले में हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ इसमें की जा रही है। बाकी परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने बात की है इस बच्चे की मां से। आइए सुनते हैं बातचीत। मेरे को क्या सबको पता है, मैं स्कूटी से छोड़ रही थी बच्चों को। इस सेशन से सेफ्टी के लिए तो लगाया था मैंने। लेकिन उसके बावजूद खड़ा बच्चा, कई बार आपको शिकायत मिली कि खड़े होकर बच्चा जा रहा है। मेरे बेटे ने गुस्सा करा मेरे पे। मैंने कहा बेटा मैं जाऊंगी कल स्कूल में, तू टेंशन मत ले, मैं कह के आऊंगी। पैसे देते हैं, फ्री में तो नहीं जा रहे ना हम बस में बैठ के। मेरा बच्चा क्यों जाएगा खड़े होके कि मम्मा ये खड़ा रखते हैं। बस वहाँ पे भी लेट आती थी सर। और फिलहाल ये पूरी बातचीत हम आपको नहीं दिखा पाए, रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है, लेकिन ये मसला वाकई में बहुत ही दुखद है। और हमारे साथ अशोक अग्रवाल हैं जो हैं तो कानून के जानकार, लेकिन शिक्षा, स्कूली बच्चे, माता पिता उनकी मदद में हमेशा आगे रहे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत समय के बाद हम इस तरह के मसले को उठा रहे हैं। बहुत दुखद है जो ये वाकया हुआ है, और ये पूरी बातचीत ट्विटर पर है। रवीश रंजन शुक्ला ने जो माँ से बातचीत की है और दर्द झलकता है। मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, जब दिल्ली में भी तमाम जगहों एक प्रोटोकॉल होता था कि अगर स्कूल की बसेस को कुछ कायदे फॉलो करने हैं, तो ये पूरी बातचीत जो थी उसका एक अंश हम दिखा पाए। लेकिन रवीश ने जब माँ से बातचीत की तो माँ ने ये भी बताया किस तरह से जितनी संख्या है, सब 40 बच्चे अगर बस में हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे रह रहे थे। फिर बस वालों के ऊपर जोर भी, दबाव भी था प्रशासन की ओर से कि आप 1 घंटे में 2 राउंड्स लगाइए, और ये पूरा मामला सामने आया है। एक बार फिर समय आ गया है कि हम इस तरह के स्कूल्स जो हैं उनका जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल बस पे जा रहे हैं वहाँ सबसे महफूज सोचते माता पिता कि हमारा बच्चा है वो महफूज होकर स्कूल पहुंचेगा और घर आएगा, और इस तरह का हादसा हो गया। आप क्या कहेंगे, क्या किया जा सकता है इस मामले में? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई बार गाइडलाइंस दी है इसके बारे में, और इसमें ये कहा था कि जो खिड़की है वो उसके ऊपर रॉड्स लगी होनी चाहिए। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि वो बच्चे ने अपना स्कूल वालों का वर्जन में देख रहा था कि वो कह रहे थे कि उसको वॉमिट आ रही थी, इसलिए उसने खिड़की खोल के बाहर कर दिया। उसका सर बाहर गया कैसे? इसका मतलब उसपे जो रॉड्स लगनी थी वो रॉड्स थी नहीं उसके अंदर है। तो मतलब ये टोटल निग्लिजेंस है। किस तरीके से ये बसेस मतलब चला लेते हैं, या ऐसा लगता है कि शायद ये जो किराए की बसें ली हुई थी इन्होंने क्या है, या इनकी अपने स्कूल की बसेस थी क्या, और जो भी बस थी, लेकिन अगर स्कूल के लिए इस्तेमाल हो रही है तो स्वाभाविक है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ कोई सब एक्चुअली में क्या है कि पूरा सिस्टम कैजुअल है। अब आप देखेंगे कैब्स में बच्चे बैठे हुए हैं, वो जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और वो उसमें से अक्सर वो बाहर मुंह निकाल के जो है ना दूसरे को बाय बाय कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं।
तो कोई मतलब केयर नहीं करता स्कूल की। ये सारी टोटल जिम्मेदारी जो है वो स्कूल की है बस के मामले में, और इन्होंने टोटली निग्लिजेंस किया है इसके अंदर, इसीलिए ये घटना हुई है। तो ये जब जब भी कोई आप निग्लिजेंस करेंगे, जब जब भी आप अवॉइड करेंगे, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो इसलिए घटना होंगी। और ये कोई नई जो ये प्रोटोकॉल है कि भाई कितने बच्चे आप एक बस में भर सकते हैं, और जिस तरह से ये पूरी बातचीत में वो माँ ये भी बता रही थी कि 1 घंटे में 2 राउंड्स लेने होते हैं, ड्राइवर ये कह रहा था कि हम पे दबाव होता है, तो स्कूल प्रशासन कहेगा कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, इतने बच्चों को लेकर आना है, तो फिर रास्ता क्या निकलता है? नहीं, देखिए, आप किसी जो सेफ्टी रूल्स हैं, बच्चों की जिंदगी की जो सेफ्टी की बात मामला है, उसमें कोई कंप्रोमाइज तो नहीं कर सकते ना आप। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इसमें तो जो उनके सेफ्टी के रूल्स हैं वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उसके 2 चक्कर लगाने पड़े, चाहे 3 चक्कर लगाने पड़े, चाहे बसों को और ऐड करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े। लेकिन जब आप कंप्रोमाइज करेंगे सेफ्टी रूल से, जब भी आप कंप्रोमाइज करेंगे घटना होगी। ये बात आमतौर पर सड़क के ऊपर भी देखने को मिलती है कि जब आप ट्रैफिक रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं तो अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं, और ट्रैफिक रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो मिनिमाइज्ड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है। अगर और किसी इसके ऊपर कोई भी आप बहाना नहीं लगा सकते, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमारे पास बच्चे ज्यादा हैं, बस कम है, चक्कर ज्यादा लगाने पड़ते हैं, इसलिए हमने एक बस के अंदर ही सब बच्चों को डाल दिया, या खिड़की हमने इस पे रॉड्स नहीं लगाई थी, लगा नहीं पाए थे, जल्दी थी, ये थी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं चल सकता। बच्चों की सेफ्टी के मामले में कोई दूर दूर तक भी कोई एक्सक्यूज नहीं चल सकता। अब दुख की बात यह है कि जो माँ है वो कह रही थी मैं पहले अपने बच्चे को स्कूटी में छोड़ती थी, लेकिन वो सेफ रहे इसलिए इतने बड़े वाहन बस में वो भेज रहे थे, और अब ये दुखद हादसा हो गया है। सर, इस पूरे मामले में किया जा सकता है अब? नहीं, ये तो देखिए ना, डिसिप्लिन की बात है ना। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो नहीं होगा, और नहीं करेंगे तो घटना घटेगी। तो इसलिए, और बस जो है वो स्कूल के मामले में जो बस है उसको माना जाता है कि सबसे सेफ मतलब व्हीकल है बच्चों के लिए। छोटे छोटे कैब्स वगैरह में अक्सर खतरा होता है, कई बार वो पलट जाती हैं, लेकिन बसों में बच्चा जनरली सेफ्टी होता है। लेकिन जो बसों के अंदर भी जो जरूरी सेफ्टी कंडीशंस हैं उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आप कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जबरदस्त एक्सक्यूज किया जा रहा है, ये बहाना वो नहीं चलेगा। स्कूल का अब इसमें स्कूल पर कार्रवाई की भी बात कर रही हैं, जो माँ है वो मांग कर रही हैं, वो कह रही हैं कि इस तरह का न्याय हो कि आगे कोई ये जो स्कूल वाले हैं या जो प्रशासन है इस तरह की गलती ना करे। तो क्या राज्यों का, सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है वो राज्य पर एक तरह से बाध्य होगा? किस तरह से उसको क्रियान्वित किया जा सके, या एक बार दोबारा दोहराना होगा स्कूलों के सामने सख्ती से? नहीं, हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जब कोई घटना घटती है ना तो उस वक्त थोड़े से विजिलेंट हो जाते हैं, और उसके कुछ दिन के बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो चीजें हैं जहां बच्चे की सेफ्टी की मामला हो, वहां तो आप कोई कंप्रोमाइज ही नहीं कर सकते ना। तो आपको स्ट्रिक्टली सब चीजें फॉलो करनी है, और हर रोज फॉलो करनी है, हर समय फॉलो करनी है। अभी पीछे एक बच्चा चढ़ रहा था या उतर रहा था, उसके ऊपर ही चढ़ गई बस। और ये घटनाएं, खिड़की की घटनाएं नई नहीं है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले ये कहा था कि इस तरीके से रॉड्स लगाई जाएंगी, खिड़की में बच्चा का सर निकलना ही नहीं चाहिए बाहर। तो ये मतलब जो हो रहा है ये एब्सोल्युटली निग्लिजेंस है स्कूल मैनेजमेंट्स की। या तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने एम्प्लॉइज कम कर दिए हैं, खुद कोरोना के अंदर लोगों को निकाल दिया, और एम्प्लॉइज कम एम्प्लॉइज से काम चला रहे हो, तो ये सब समझौते हैं ना। यू कांट डू इट। बिल्कुल, सुरक्षा से, बच्चों की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और इस मामले में वाकई में जो लोग जिस तरह से कार्रवाई की उम्मीद कर रही है एक माँ, और वाकई में माता पिता को भी सचेत होना चाहिए। अगर दिख रहा है कि किस तरह से बस में इतने सारे बच्चे हैं तो स्कूल प्रबंधन को वाकई में खड़काना चाहिए, तभी जाकर शायद वो लोग जागेंगे। बहरहाल आप जुड़े हमारे साथ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दुखद मामला है जिस पर आज हम ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन ये जरूरी भी था। बहरहाल देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं। और अब अगली खबर, धर्म संसद हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताया है।
अब दिल्ली पुलिस नया हलफनामा दाखिल करेगी। आशीष भार्गव की रिपोर्ट। मेरे साथ आप सब लोग खड़े हो जाइए और राइट हैंड। दिल्ली में पिछले साल 19 दिसंबर को हुए हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस को कुछ गलत नजर नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके हलफनामे पर ही सवाल उठा दिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के बाद उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। बाद में दिल्ली पुलिस ने एक एफिडेविट फाइल किया और कहा कि गोविंदपुरी में हुई धर्म संसद के मामले में उसे कोई सबूत नहीं मिला है और ये हेट स्पीच का मामला नहीं बनता, लिहाजा इस केस को बंद कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व जिले की डीसीपी ईशा पांडे के इस हलफनामे में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी गई। वीडियो व अन्य सामग्री की गहन जांच में पाया गया कि किसी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई। दिल्ली की घटना के वीडियो क्लिप में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई बयान नहीं है, इसलिए सभी शिकायतों को बंद कर दिया गया है। भाषणों को पूरे मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के लिए खुला आह्वान नहीं कहा जा सकता। ये लोग समुदाय की नैतिकता को बचाने के लिए इकट्ठा हुए थे। कपिल सिब्बल के बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि क्या नैतिकता की बात जांच अधिकारी की है या पुलिस कमिश्नर और डीसीपी का भी यही स्टैंड है? क्या हलफनामे में ये बात लिखी जा सकती है? क्या अफसर ने इस पर विवेक लगाया है? पुलिस बेहतर हलफनामा दाखिल करे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो इस मामले में एक नया हलफनामा दाखिल करेगी। अदालत अब 9 मई को सुनवाई करेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री मुजम्मिल अली ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र से मिलकर ये आरोप लगाया है कि उन्हें जबलपुर में नमाज पढ़ने से रोकने की धमकी मिली है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। यही नहीं, उनका सामाजिक बहिष्कार करने की अपील भी की गई है। हालांकि मस्जिद कमेटी के लोग आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। उनका कहना है कि विवाद एक दुकान को लेकर है। जबलपुर की छोटी ओमती इलाके में पुरानी मस्जिद है। इसका इन दिनों पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। इसी मस्जिद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मुजम्मिल अली के मामा की छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जिसे अब मुजम्मिल अली शासकीय राशन की दुकान के रूप में खुद चला रहे थे। लेकिन मस्जिद कमेटी और मुजम्मिल में विवाद हो गया। मुजम्मिल गृह मंत्री से शिकायत करने पहुंचे कि उन्हें सामाजिक बहिष्कार और नमाज पढ़ने से रोकने की धमकी मिली है। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे ये बात हुई थी, मैं निर्माण चालू होना है, उसके लिए 1 लाख रुपए दीजिए और उसके बाद आपको दोबारा दुकान दी जाएगी। तो हम लोगों ने उसकी राशि 50,000 रुपये जमा की। उसके बाद दुकान बनी तो उन्होंने छोटी दुकान बना दी। उसके बाद ये मैसेज फैला दिए, भाई आप लोग को हम लोग दुकान नहीं देंगे। तो हमने वजह बता दो, तो बोले आप लोग का परिवार भारतीय जनता पार्टी जुड़ा है, संघ से जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी इसमें बुलडोजर के नाम से हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान कर रही है। तो आप लोग पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, उसके बाद आप लोग को दुकान दी जाएगी। और उसके बाद बाहर निकलने के बाद मस्जिद मोहल्ले में ये मैसेज फैलाया गया कि इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। मस्जिद में इनको कोई नहीं रोक रहा है, न कमेटी रोक रही है, न कोई मेंबर रोक रहा है, बराबर आ रहे हैं। उसका हमारे पास में प्रूफ है, वो हम दिखा सकते हैं आपको, अगर देखना चाहें आप तो। और कोई वो नहीं है। और बाकी ये जो है बिला वजह का एक जो हिंदू फैमिली है उसको कहते हैं ये खाली कराओ संतोष गुप्ता से। तो हमारा कहना है कि हम नहीं खाली कराएंगे, हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जो है हम नहीं खाली कराएंगे। ये तो मस्जिद की किराएदारी नहीं है। इनके मामा रियाज खान जो है डिफेंस से रिटायर हैं, वो किराएदार हैं। उनसे ये चाबी ज़बरदस्ती लेके उस पर कब्जा करके ये अपना गैर कानूनी काम, राशन का काम, मिट्टी के तेल का काम, ये मुजम्मिल अली और उनके बड़े फादर ये लोग सब ये काम करते रहे। सत्ता में बीजेपी है, शिकायत पार्टी नेता की है, लिहाजा पुलिस ने तत्परता से जांच शुरू कर दी है। बीजेपी के नेताजी का कहना है कि खरगोन पर उनके स्टैंड से मस्जिद कमेटी नाराज है। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि मामला दुकान वापस लेने का है, जिसे जबरन सियासी बनाया जा रहा है। जबलपुर से संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, हिजाब पहन कर्नाटक में इम्तिहान देने की अनुमति नहीं मिली छात्राओं को।
नमस्कार, देश की बात में बात अब बिहार की। बहुत दिलचस्प तस्वीरें आ रही हैं इस समय बिहार से। यहाँ पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपने घर पर इफ्तार का आयोजन किया है और पहुंचे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी, और लालू प्रसाद परिवार के तमाम अहम सदस्य हैं, शिवानंद तिवारी हैं, शाहनवाज हुसैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अहम ये तस्वीरें अगर हम राजनीति के दृश्य से देखें, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जो ये तस्वीरें आ रही हैं, तेजस्वी का इफ्तार जो चल रहा है और नीतीश बाबू यहाँ पहुंचे हुए हैं और हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बातचीत कर रही हैं बड़ी बहन नीतीश कुमार से। क्या अटकलें, कुछ सुगबुगाहट? देखिए, इफ्तार जो है इस साल 2 सालों के अंतराल के बाद बिहार में इफ्तार का दौर चला। पहले नीतीश कुमार ने किया, बाद में सुशील मोदी ने किया, लेकिन अब तक का जो आप कह सकते हैं कि सबसे इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस अगर आप कहेंगे तो अब तक का सबसे सफल इफ्तार ये रहा। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि इसके होस्ट न केवल तेजस्वी यादव थे, बल्कि ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2017 के बाद लालू राबड़ी निवास पर आए। और साथ ही साथ जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान को भी बीजेपी ने एक तरह से राजनीतिक रूप से डंप कर दिया है, उनको हाशिए पे खड़ा करने की कोशिश की है। चिराग पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसका कोई बड़ा पॉलिटिकल मैसेज ना चला जाए, इसलिए बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन भी हैं जो आजकल नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, और उनके साथ जो विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह वो भी बीजेपी के ही हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, अब ये सवाल है कि नीतीश कुमार क्यों आए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ सब कुछ उनका सामान्य रहता तो निश्चित रूप से वो यहाँ आने से कतराते, लेकिन अभी फिलहाल उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा है, यहाँ पर वो 2 समारोह में भाग लेंगे। तो ये समझा जा रहा है कहीं ना कहीं इससे एक संदेश यही गया है, राजनीतिक मैसेज अगर आप बोले तो यही गया है कि बीजेपी के साथ जो संबंधों में खटास आई है, उसके बाद नीतीश कुमार अपने विकल्प खुले रखे हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि नीतीश कुमार के बारे में माना जाता है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। कहीं ना कहीं वो इसका फायदा उठाएंगे और वो चाहेंगे कि बीजेपी जो है उन पर अनायास उनकी आलोचना या उनके ऊपर दबाव ना बनाए, सरकार चलाने में उन्हें कम से कम एक तरह का फ्रीडम दे। और ये जो आज यहाँ पर जो उनकी उपस्थिति है, भले ही कहा जाए कि इफ्तार में कोई राजनीति नहीं होती है, लेकिन हाँ इसके बहुत सारे राजनीतिक अर्थ निकाले जाएंगे, लेकिन सीधा इसका राजनीतिक अर्थ यही है कि वो अपने सहयोगी बीजेपी को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप मुझे ज्यादा परेशान ना करें, आप भले ही मैं नंबर 3 पार्टी का नेता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास भी अपने विकल्प खुले हैं, क्योंकि जी बहुत अहम मनीष, आपने ये पूरा सारा हमें एक्सप्लेन कराया, पूरा मीसा भारती और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप सिंह और नीतीश कुमार का यहाँ पर होना अपने आप में बहुत अहम राजनीतिक संकेत, जब गृह मंत्री कल वहाँ पर पहुँचने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इन तस्वीरों के बाद आइए आपको अब सीधे लिए चलते हैं कर्नाटक। हिजाब विवाद के बीच आज कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी यानी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई। हिजाब के पक्षकार में 2 छात्राओं ने उडुपी में अपनी परीक्षा छोड़ दी क्योंकि वो हिजाब के साथ परीक्षा देना चाहती थी, जिसकी इजाजत उन्हें नहीं दी गई। आलिया असदी और रेशम बगैर परीक्षा दिए ही लौट गए। दोनों कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हैं और दोनों ने ही हॉल टिकट भी लिए, लेकिन जब हिजाब के साथ परीक्षा देने की इजाजत नहीं मिली तो वो लौट आए। हुबली में दंगा एक आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से भड़का था। पोस्ट करने वाले अभिषेक को अदालत की इजाजत के बाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। कुछ और हिजाब समर्थक छात्राओं का इम्तिहान अभी शुरू नहीं हुआ है, वो भी पिटिशनर है। कुछ छात्राओं ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर हिजाब के साथ परीक्षा देने की इजाजत मांगी थी, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार ने इजाजत नहीं दी। मैंने छात्राओं से बात की, वह लोग परीक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अगर उनके माता पिता उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तो परीक्षा में यह सभी बहुत अच्छा करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक प्रतीकों के साथ क्लासरूम में आने पर रोक लगा दी थी।
हिजाब समर्थक छात्राओं ने हाईकोर्ट से क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी, लेकिन अदालत ने हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं माना। हिजाब विवाद उटपी से शुरू हुआ था, धीरे धीरे ये पूरे राज्य में फैल गया। कई जगहों पर हिंसा हुई। इसके बाद देश के कई हिस्सों में हिजाब के पक्ष और विरोध में प्रदर्शन हुए। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इस विवाद का सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का हुआ। उन छात्रों का जो एक ही साइकिल पर स्कूल आते थे, अपना टिफिन आपस में मिल बैठकर खाते थे, आज उनके बीच एक लकीर खिंच गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में अब खबर जम्मू से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से ठीक पहले जम्मू में एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें दोनों आतंकवादी मारे गए हैं। सीआईएसएफ का एक जवान की भी इसमें मौत हुई है। शुक्रवार सुबह 4:25 पर सीआईएसएफ की बस पर आतंकियों ने हमला किया। बस से 15 जवान ड्यूटी पर जा रहे थे। हमले में एक एसआई एसपी पटेल नहीं रहे। 7 घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में जैश के दोनों आतंकी मारे गए हैं। देश की बात में खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के 18 जिलों में 60 साल से नीचे किसी को भी बूस्टर डोज नहीं लगा है और पहले ही वैक्सीन बर्बादी झेल चुके निजी अस्पताल और नुकसान के भय में है, क्योंकि पैसे देकर तीसरा टीका ले लोगों में अब कोविड का भय इतना नहीं बचा है। कुछ राज्यों में बढ़ते मामलों के बीच सीनियर सिटीजन श्रीकांत शाह ने अब जाकर बूस्टर डोज ले ली है। ध्यान तो रखना चाहिए सब लोग को, सीनियर सिटीजन को खास करके ध्यान रखना चाहिए। 60 साल से कम उम्र वालों के लिए 10 अप्रैल से शुरू हुए एहतियाती डोज की मुहिम में महाराष्ट्र में अब तक सिर्फ 50,232 को ही तीसरा टीका लगा है। राज्य के 18 जिलों यानी कि 50% जिलों में 60 साल से कम उम्र के एक भी शख्स को तीसरा टीका नहीं लगा है। निजी सेंटर्स में पैसे देकर एहतियाती डोज लेने की उत्सुकता लोगों में कम दिख रही है। ऐसे में प्राइवेट अस्पताल नुकसान झेलने के मूड में नहीं है। निजी सेंटर्स वैक्सीन बर्बादी की समस्या से अभी अभी संभले हैं। आपको बता दें कि सरकारी सेंटर्स में सिर्फ 60 से ऊपर के लोगों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही फ्री बूस्टर डोज मिल रही है। लोगों को ऐसे भी एक फीलिंग है कि हाँ, ये बीमारी अभी इतनी सीवियर नहीं रही, माइल्ड फॉर्म में है, तो अगर होती है तो सहन भी कर सकते हैं। बट ये इट इज़ अ बिग क्वेश्चन कि जो अवेलेबल वैक्सीन है उसके यूटिलाइजेशन का क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास वैक्सीन है और इसका जो रिक्वायरमेंट है वो सडनली स्टिप डाउन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि हमने जो भी मतलब वैक्सीन के पीछे इन्वेस्टमेंट की है या जो हमारे पास स्टॉक अभी रिजर्व में है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा और उसका नियर एक्सपायरी जो स्टॉक है वो वेस्टेज होने का और इकोनॉमिकली बर्डन आने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा अभी हमारे ऊपर है। बूस्टर डोज अगर उनको चाहिए तो गवर्नमेंट यानी कोई भी कंपनी से, चाहे वो तुम्हारा कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों भी स्टॉक्स बहुत ही संख्या में, मात्रा में उपलब्ध है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी उसमें परचेस कर सकता है और अपनी अपनी तरीके से बूस्टर डोज दे सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोविड के कम लक्षण और कईयों में वायरस का भय खत्म होना सबसे बड़ा कारण है कि लोग पैसे देकर तीसरा टीका निजी सेंटर्स पर लगवाने से बच रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई के बालकेश्वर में एक प्राचीन तालाब में अचानक से हजारों मछलियां मरने लगी हैं। बाणगंगा तालाब का पौराणिक महत्व बताया जाता है। यहाँ के लोग इसे रामायण काल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अब इसी तालाब की मछलियों की अचानक से मौत से सब हैरत में है। मौत की वजह तो जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से ऐसा हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी की वजह प्रदूषण को बताया जा रहा है। और इसी खबर के साथ आज देश की बात में इतना ही। नमस्कार।